नमस्कार सभी को। लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित यूपी बिहार चैप्टर के 183वीं सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस मीटिंग के द्वारा हम लोग दो सेशन पे काम करते हैं। पहला होता है जो एक हम लोग टॉपिक चुनते हैं, उस पे उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने वक्तव्य देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं और आपके जो भी सवाल या कुछ भी प्रॉब्लम संबंधित कोई भी सवाल होता है तो वो आप चैट बॉक्स में डालते हैं, तो डॉक्टर्स उनके सवालों आपके सवालों का जवाब वो देते हैं। जैसे कि पहला हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज द जर्नी फ्रॉम टिश्यू टू टारगेटेड थेरेपी, रोल ऑफ पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इन लंग कैंसर, प्रेसिजन मेडिसिन। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंग कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों को यह समझाना है कि सही बायोप्सी क्यों जरूरी है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग क्यों करानी चाहिए, प्रिसीजन मेडिसिन कैसे इलाज को बेहतर बनाती है, एवं टारगेटेड थेरेपी से मरीजों को क्या लाभ मिल सकता है। तो इन्हीं सब पे आज हम विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक पे हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मोइत्री बासु, जो कि साइंटिस्ट है इंचार्ज मेडिकुलर लेबोरेटरी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से, और डॉक्टर जकी हसन फातिमा है जो कि कंसल्टेंट एंड इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल पैथोलॉजी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से। जैसे कि दूसरा सेशन हम लोग का क्वेश्चन आंसर का आवर का होता है, तो उसमें डॉक्टर अमित अमित कुमार हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल पटना से, और डॉक्टर अखिल कुमार जो प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी से ये जुड़ेंगे। हम इस टॉपिक पे बात करें इससे पहले आप सभी को कुछ जो कि हमारे एक रूल एंड रेगुलेशंस हैं हमारे इस मीटिंग के। हमारे इसमें तो बहुत सारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं, उनको सब पता ही है, लेकिन जो भी नए साथी हैं उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा जो है मैं उनको बता दूं कि पहला तो है कि इस मीटिंग में हम किसी को माइक ऑन करने की इजाजत नहीं देते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो आप इस मीटिंग के चैट बॉक्स में अपने सवाल को लिख के देंगे, तो डॉक्टर्स जो है वो सवाल का जवाब आपको देंगे। दूसरा है कि आपका सवाल जो है डॉक्टर से संबंधित वो 4:45 तक 4:45 तक आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो जिससे कि डॉक्टर्स को आसानी होगी जब वो आएंगे, डॉक्टर अमित और डॉक्टर अखिल, तो वो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अब हम लोग आज का जो टॉपिक है इस पे जो है हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मोइत्री बासु जो कि साइंटिस्ट हैं इंचार्ज मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से, उनसे मैं चाहूंगा कि आप इस पे हम लोगों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोइत्री। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हम लोग लैब चलाते हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच द ऑर्गेनाइजर्स, हम लोग को एक मौका मिलने का टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग इन द लैब। लैब में क्या होता है, कैसे हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आवाज सही से आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। The slides are visible. यस। So the topic is role of molecular testing in precision medicine in lung cancer. So lung cancer, the treatment, how the test.
not only the simple test, molecular test, how it is important. तो ये जानने से पहले आज थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में पहले पता कर लेते हैं कि हाउ वी वर्क एक्चुअली. सो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. सेल हम लोग सब लोग स्कूल लेवल में पढ़े हुए हैं, सेल होता है. एंड ये सेल जो है उसके अंदर पूरा बॉडी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंटेन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए सेल ये सब हम लोग स्कूल लेवल में पढ़े हुए हैं. ये डीएनए जो है इसका काम है टू इंस्ट्रक्ट द सेल कि कब क्या करना है, कैसे करना है और ठीक तरीके से कैसे करें. तो ये डीएनए इज मेड अप ऑफ ओनली 4 लेटर्स. इधर देखिए मेंशन है ATGC. ये 4 लेटर्स अगर ठीक ठाक अच्छे से इसमें ठीक ठाक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगे तो ये डीएनए काम भी ठीक से करेंगे, सेल को भी पता चले क्या करना है, एंड आवर बॉडी विल वर्क करेक्टली, वी विल बी हेल्दी. हम लोग डेली बेसिस में देखते हैं कि कुछ लोगों का स्किन कलर डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंट है, आई कलर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है. ये सब कुछ जो भी है सब कुछ एक्चुअली इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द जीन. तो इसका मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जीन इज सो इम्पोर्टेंट, इसका सही तरीके से फंक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ये जो मैं बोल रही थी कि जीन इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स ATGC. वो लेटर अगर ठीक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो काम सही से होगा. एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए इधर. ये एक वर्ड है, वी आर वेरी फैमिलियर, कैट. इसमें CAT 3 लेटर इसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो इट विल रिफ्लेक्ट कि इट इज अ कैट. बट ये गलती से कोई टी की जगह R लिख दे तो it becomes a car. So just one letter, if some mistake happens, कुछ गलती हो जाए तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट हो गया. ये जो डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड, ये जो लेटर में जो चेंज हो गया है, मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में म्यूटेशन. हाँ, तो म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही लेटर में हुआ है, बट आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना बिगर तरीके में हो गया है. तो सेम हैपेंस इन आवर बॉडी. हम लोग को बॉडी में भी अगर ऐसा लेटर ATGC इन द डीएनए अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो डिजीज होने का चांस होता है. एंड वन ऑफ द डिजीज इज कैंसर. तो कैंसर का वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस म्यूटेशन इन द जीन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सिंपलिस्टिक में थोड़ा जो कैट वर्सेस कर्व जो है, बट हम लोग को ह्यूमन बॉडी में क्या होता है अगर देखेंगे तो एक बार देख लीजिए कि ये है हमारा डीएनए सीक्वेंस. उसमें अगर ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो प्रोटीन प्रॉपरली होगा. अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन का जो है वो भी चेंज हो जाता है और उसमें हम लोग का शरीर में कुछ गड़बड़ होने का चांस होता है, इंक्लूडिंग कैंसर. तो कैंसर में ये तो हो गया जीन लेवल में क्या है, वो होने के बाद कैसे कैंसर ये डिजीज कैसे डेवलप होता है. हम लोगों का शरीर में जो भी सेल है वो वो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो मर भी जाता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है. इन जनरल ह्यूमन बॉडी इज सच दैट ऑल माने जो जिसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया ऑल सेल्स विल बी क्लियर्ड. वो सेल को खाली कर देते हैं ताकि गड़बड़ वाला सेल ना रहे इसमें. दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन. बट जो वो डीएनए लेवल में अगर कुछ ये जो न्यूक्लियो वो जो डेटा में जो चेंज हो गया है उसके कारण क्या होता है, ये जो सेल में ग्रोथ डिवीजन डेट ये जो एक तरीका है, ये तरीका और ये जो कितना नंबर ऑफ सेल्स ग्रो होना चाहिए, कब तक ग्रो होना चाहिए, कब इसको डेड हो जाना चाहिए, कब इसको शरीर से निकल जाना चाहिए, ये वाला पूरा डिसबैलेंस हो जाता है. तो व्हाट हैपेंड कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है एंड एक एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं. एक मास ऑफ सेल बन गया है. ये देखिए ये जो लाइट कलर वाला जो सेल है ये सब ठीक ठाक सेल है जिसमें डीएनए करेक्टली है.
जब इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते करते एक मास बना दिया है। हाँ, बना, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ट्यूमर। तो ये ट्यूमर अगर एक ही जगह में रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और जब ये ट्यूमर में और भी जीन लेवल में प्रॉब्लम हो गया है, तब ये क्या होता है, ये लोकेशन छोड़कर ये ब्लड वेसल जो है हम लोग का शरीर में, इससे ये लोग चलना चालू कर देते हैं और दूर जगह में जाके फिर स्प्रेड होता है, फैलता है। उस टाइम हम लोग उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो क्या हो गया, व्हाट वी नो नाउ कि डीएनए लेवल में कुछ भी सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ हो गया है, तो सेल को जब जब मरना चाहिए, जब तक ग्रो होना चाहिए, जब तक डिवाइड होना चाहिए, सब ये सब पूरा पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। कंटिन्यूअस ग्रो होके एक मास बन गया है शरीर में। उससे भी खराब सिचुएशन है तो उस लोकेशन में निकल के दूसरा लोकेशन में चल के पूरा शरीर तक फैल गया है। तो अभी कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट ये है कि डीएनए में जो गड़बड़ हो गया था एटीजीसी में, वही है कल्प्रिट। तो हम लोग कैसे इसको टेस्ट करें? इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। तो ये टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट होता है दो तरीके से। एक बोलते हैं हम लोग रियल टाइम पीसीआर, और एक हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जो रियल टाइम पीसीआर है, इसमें एक ही जीन एट ए टाइम उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो निकलता है, आइडेंटिफाई होता है। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस में क्या है, पूरा सीक्वेंस पढ़ते हैं एक ही साथ मल्टीपल जीन्स। तो एक ही साथ आपको माने बहुत सारा जीनों का इंफॉर्मेशन एक ही साथ मिल जाएगा और आपका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो जाएगा। बट सिंस एक ही साथ बहुत सारा जीन होगा, इसलिए ये टेस्ट लिटिल बिट कॉस्टली भी होता है। ये टेस्ट करने में हम लोग का भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, रिएजेंट्स वेरी कॉस्टली होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझना चाहिए कि ये कैसे क्या होता है। ये टेस्ट जैसे हम लोगों को सबको पता है ब्लड टेस्ट होता है, तो हम लोग को ब्लड देना पड़ता है। हम लोग डेली घर में जैसे शुगर टेस्ट होता है और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग आते हैं सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेके चले जाते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, उसके बाद जो टेस्ट रिपोर्ट आते हैं उसको रिपोर्ट बना के दे देते हैं। तो सेम तरीके में इधर कैसे होता है थोड़ा हम लोग पता करते हैं। तो फर्स्ट पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम में हॉस्पिटल आ गया है। तो हॉस्पिटल आने के बाद अगर डॉक्टर को कुछ गड़बड़ी लगा तो दे गो फॉर द बायोप्सी। तो बायोप्सी में जो टिश्यू निकल गया, उसी टिश्यू से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है कि इसका कैसा स्टेज है, मैंने डिजीज का क्या डिजीज है एक्चुअली, वो डिसाइड होता है। उसके बाद वही टिश्यू उस डिपार्टमेंट में एक ब्लॉक, एक मोम जो होता है उसके ब्लॉक बन के बना देते हैं, ताकि ये लॉन्ग टाइम स्टोरेज हो गया है। इसी ब्लॉक से हम लोग चालू करते हैं हम लोगों का टेस्ट, जो मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होता है। तो ये टेस्ट रिक्वायर्स डीएनए, क्योंकि डीएनए लेवल में गड़बड़ी है वही देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टिश्यू जो शरीर से आ गया है, उससे डीएनए फर्स्ट निकालते हैं। उस डीएनए जो है उसको मशीन में लोड करने से पहले कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स करके हम लोग उसको बना देते हैं ताकि मशीन उसको रीड कर पाए। उसके बाद हम लोग मशीन में लोड कर देते हैं। मशीन में ये चलता है 24 आवर्स टू 44 आवर्स तक, डिपेंडिंग ऑन द जितना नंबर ऑफ जीन है, सैंपल है। उसके बाद एक डेटा जनरेट होता है, डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं, करके एक रिपोर्ट फॉर्म में लेके आते हैं। उस उसमें हम लोग को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली नॉर्मल जीन सीक्वेंस जो होना चाहिए उसके इसका कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या एट ऑल डिजीज कॉजिंग है, कैंसर में एसोसिएटेड है, अगर है तो उसका कोई ड्रग है कि नहीं, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन एक दो व तीन पेज में हम लोग एक रिपोर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि हाउ कैंसर ग्रोज, उसमें डीएनए का क्या रोल है। उसके बाद है टेस्ट कैसे होता है। नाउ कम्स ये टेस्ट करके उनको क्या फायदा होगा। तो देखिए, टेस्ट ये कैंसर जब ये डिटेक्ट होने के बाद इसका दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, एक है प्रिसिशन मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए बाएं तरफ में थोड़ा सा, ये ये है एक ट्यूमर। ट्यूमर
जस्ट 2 स्लाइड्स बैक आई हैव डिस्क्राइब एक ट्यूमर में बहुत सारा सेल है, ठीक है। उसी सेल में ये ब्लू कलर वाला जो सेल है ऑल आर नॉर्मल, एंड ये रेड कलर वाला सेल है ये सब का कुछ डीएनए लेवल में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो दीज आर कैंसर सेल्स। ये दोनों है, दोनों ही एक साथ है। तो जो जब डिसाइड हो गया है क्या कैंसर टाइप है, उसी हिसाब से तो कीमोथेरापी लगता है। कीमोथेरापी का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये ऑल ग्रोइंग सेल्स को मारते हैं। जो भी सेल है उनको नहीं पता कि वो कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है, वो दोनों को ही ऊपर वो काम करना चालू कर देते हैं। तो आप देखिए इसमें तो नॉर्मल सेल भी अफेक्ट होता है, कैंसर सेल भी किल होता है। तो एज नॉर्मल सेल भी अफेक्ट हो रहा है, इसके लिए इनका हेल्थ में बहुत साइड इफेक्ट होता है, शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको कैसे हम लोग सही करें, इसलिए मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। आप अभी इस राइट साइड वाला फिगर में ध्यान दीजिए। देखिए इधर है कि सर इट इज अ ट्यूमर, इसमें रेड सेल्स आर ऑल द कैंसर सेल्स एंड ब्लू सेल्स आर ऑल द नॉर्मल सेल्स। अभी हम लोग को ये टेस्ट करके पता चल गया है कि ये जो ट्यूमर सेल्स है, कैंसर सेल्स है, इसमें जीन लेवल में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग टेस्ट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं कि दिस इज द जीन लीजिएगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी हम लोग इसका स्पेसिफिक कुछ थेरापी मार्केट में अवेलेबल अगर होगा एंड अगर वो अप्रूव्ड होगा, तो वो थेरापी तब दिया जाता है टू द पेशेंट। तो क्या हो गया, ये थेरापी का एक्शन ही है कि ये स्पेसिफिकली जिस जिस सेल में ये जीन का प्रॉब्लम है उसी सेल में जाके टारगेट करेंगे और उसको ही किल करेंगे। तो आप देखिए ये ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी। इसीलिए इसको बोलते हैं टारगेट करके किल करता है, इसलिए टारगेटेड थेरेपी है। और ये इसलिए इसको बोलते हैं प्रिसिशन मेडिसिन एस्पेक्ट। तो आप इधर देखिए नॉर्मल सेल्स भी है और ट्यूमर सेल बहुत ज्यादा ही किल हो गया है। तो सिंस नॉर्मल सेल्स आर मोर हियर, तो इनको जो पेशेंट जो है उनको नॉर्मल सेल का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बेटर होता है। वो लोग के साइड इफेक्ट्स फॉर लेसर होता है कंपेयर टू द कीमोथेरेपी। सो इसीलिए we always prefer the right test to get the right drug and to get the better outcome. See here, uh, 3 different lung cancer पेशेंट है, 3 पेशेंट, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी, तीनों का टेस्ट हुआ है, मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ है। एक में आइडेंटिफाई हुआ EGFR, दिस इज वन पर्टिकुलर जीन, इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसमें आइडेंटिफाई हुआ है ALK इज एन अनदर जीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अनदर पेशेंट जो है इसमें आइडेंटिफाई हुआ है KRAS जीन। तो अभी क्या हो गया कि इफ वी परफॉर्म द मॉलिक्यूलर टेस्ट, अगर इसमें मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया है, ये जीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गया है, तो हम लोग ये जीन स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर थेरापी है वही हम लोग देंगे। इसमें ALK का थेरापी चाहिए एंड वो मार्केट में अवेलेबल है, तो हम लोग इसमें ALK का जो थेरापी है वही देंगे। केरास जो जीन है इसका स्पेसिफिक इनहिबिटर मार्केट में अवेलेबल है, पेशेंट खरीद सकते हैं, तो वो लेके उसमें वो थेरापी दिया जाएगा। तो आपको इसमें क्लियर हो गया है कि इन मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के कारण हम लोग को पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज हो गया है। 3 पेशेंट का 3 डिफरेंट अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिसिशन मेडिसिन एंड दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। ये एक सिंपल रिपोर्ट है जो इस लैब से हुआ था। तो ये एक लंग कैंसर पेशेंट है, 53 इयर्स और फीमेल। उसमें देखिए ये वाला बॉक्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए EGFR जीन आइडेंटिफाई हुआ है। और नो पहले थोड़ा पता करते हैं कि इस रिपोर्ट से एक पेशेंट को क्या क्या देखना चाहिए। तो एक तो देखना चाहिए कहाँ से हुआ है, तो मैं पहले डिस्क्राइब की थी कि टिश्यू जो ब्लॉक बन गया है मोम, तो उससे हुआ था, ठीक है। उसके बाद है उनका क्या डिजीज था, ये है लंग एडिनोकार्सिनोमा डिजीज, मेटास्टेटिक माने इट इज ऑलरेडी स्प्रेड टू द एंटायर ह्यूमन बॉडी। वो पेशेंट का जो टिश्यू था उसमें ट्यूमर था 40%, क्योंकि मैं अभी डिस्क्राइब की थी कि ट्यूमर इज मेड अप ऑफ बोथ नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, तो 40% उसमें कैंसर सेल है। उसके बाद क्या क्या जीन आइडेंटिफाई हुआ है, वो कैसा टाइप ऑफ माने उसमें माने प्रॉब्लम कैसा टाइप ऑफ माने ऑल्टरेशन हुआ था,
और उसमें कुछ ड्रग है कि नहीं, इस ड्रग है कि नहीं। तो इधर आप देखिए जीन जो है, म्यूटेशन जो है, इसका कितना म्यूटेशन आया है, क्या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि इसका एट ऑल इस डिजीज में इंपॉर्टेंस है कि नहीं, इसका अवेलेबल थेरेपी है कि नहीं। तो नाउ कम टू वन टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, एक बार डिस्क्राइब करते हैं। तो वन सच रिपोर्ट यू कैन सी, दिस इज द लंग कैंसर रिपोर्ट, पैराफिन ब्लॉक से हुआ था, और इसमें 63 इयर्स मेल पेशेंट था, ही वाज हैविंग एडिनोकार्सिनोमा लंग, उसमें ईजीएफआर जीन में कुछ प्रॉब्लम मिला था। ओके, एंड इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, इसके अगेंस्ट ड्रग इज अवेलेबल। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग लिस्ट इसमें आपको दिखा रहे हैं राइट साइड में। तो ये ड्रग इसमें एप्लीकेबल होगा, अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट सबसे बेस्ट रहेगा। ये डिफरेंट ड्रग्स है, जेपीटी में, रफा देने वालों के लिए, ये सब डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, हम लोग को रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अनदर रिपोर्ट देखिए, दिस इज वन मोर रिपोर्ट अगेन, ये भी ब्लॉक से हुआ था, 53 इयर्स ओल्ड फीमेल, इसका भी एडिनोकार्सिनोमा नाम है, बट इसमें भी ईजीएफआर है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टरेशन है, बट इसके साथ आप देखिए अनदर जीन इज प्रेजेंट, P53। ये ईजीएफआर का इस पेशेंट में सिर्फ एक ही ईजीएफआर और ई ऑल्टरेशन डिटेक्ट होता है, तो द पेशेंट विल हैव द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द थेरापी, बट इनके साथ ये जीन आ गया, तो क्या हो गया है, ये जीन आने के चक्कर में इसका जो एफिशिएंसी है ना, ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डॉक्टर को पहले से पता चल जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस जीन, इसमें इसका थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स विल बी मॉडरेट और नॉट एज मच एक्सपेक्टेड। तो नाउ इट इज फॉर क्लियर टू यू कि टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। टेस्टिंग में जीन इंफॉर्मेशन तो आ ही रहा है, उसके साथ और कौन कौन आ रहा है, वो इस पर ट्रीटमेंट को कितना एफिकेसी में काम करने देंगे, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा फ्रॉम दिस टेस्ट। एंड भी देखिए, एज आई मेंशन यू कि इसमें मल्टीपल जीन्स एक साथ होता है सीक्वेंसिंग में, तो अभी देखिए इजीएफआर के साथ बाकी जीन का भी जो भी इंफॉर्मेशन है आ गया है, और इसमें आपका ट्रीटमेंट का क्या बेनिफिट होगा, एक डॉक्टर को पहले से पता चल जाएगा, उस हिसाब से उनको मॉनिटरिंग में रहेंगे उस पेशेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्टिंग, टेस्टिंग का फायदा, हाउ पेशेंट गेट्स द बेनिफिट, उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको केमोथेरेपी छोड़कर पैलेटिव थेरेपी मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो उसको कितना एफिशिएंसी रहेगा। सो एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस टेस्ट। Now I come to close to this talk. So you can see this is our lab here, and our entire team is working here. Particular thanks to Miss Shivangi and Sugita who made these attractive slides within a day of information. So thank you so much to everyone. We always look for the better outcome, better diagnosis, better treatment, timely care, better outcome. And all of us actually go for the same mission to provide little bit of comfort to the patient. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर बसु, आपने बहुत ही सिंपल भाषा में जो है बहुत सारी चीजें को समझाया है। अब हमारे बीच डॉक्टर फातिमा हैं। मैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आप बताएं, क्योंकि आपका मतलब हर एक पेशेंट्स में, मरीज में एक डर जो पैदा होता है कि अगर, क्योंकि कैंसर का सबसे पहला पता लगाने का बायोप्सी होता है, और बायोप्सी में ऑपरेशन करके ही मतलब या मतलब उससे निकलता है, तो बहुत सारे मरीज जो है वो और उनके परिवारजन जो है वो डरते हैं बायोप्सी करवाने से। तो हम तो डॉक्टर फातिमा से एक तो मतलब बायोप्सी के ऊपर और मुझे ये भ्रांतियां जो फैली हुई है उस पर भी हम चाहेंगे कि वो उस पर फोकस करें, और साथ ही मतलब आप जो आज बताने के लिए आई हैं हमें, वो डॉक्टर फातिमा। पीपीटी शेयर करने के लिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं ऑडिबल हूँ? यस यस। पीपीटी शेयर करने के लिए
वहीं से शेयर होएगा या मेरे सिस्टम से शेयर होएगा? One sec, Doc. Suchi, you can share. I have given you host again. Suchishmita. Okay, sir, give me. हाँ, करती हूँ. Can you make me co-host so that I can also? ऑलरेडी आप हैं, को होस्ट हैं. So is it visible? Yes. Visible है? Yes. बिल्कुल. Okay, good evening. सबसे पहले शुरू करने से पहले I thank the organizers for this opportunity. और before starting, I would like to introduce myself. मैं डॉक्टर ज़िकी हसन फातिमा हूँ और मैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में कंसल्टेंट डॉक्टर और इंचार्ज हूँ. और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं रोल ऑफ पैथोलॉजिस्ट स्पेशली इन लंग कैंसर प्रेसिजन मेडिसिन पे बात कर सकूं. तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पैथोलॉजिस्ट कौन है. सो पैथोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ज़्यादातर आप पेशेंट्स उनसे नहीं मिले होंगे, बट वो आपकी ट्रीटमेंट डिसीजन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपका सही ट्रीटमेंट उनकी राइट डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है. तो सबसे पहले ये जानेंगे आज हम कि पैथोलॉजिस्ट आपके लंग कैंसर में उनकी क्या भूमिका होती है, बायोप्सी के बाद आपकी टिश्यू का क्या होता है और रिपोर्ट आने में क्यों समय लगता है और कैसे पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट को देते हैं ताकि आपका सही इलाज हो सके. सबसे पहले पैथोलॉजिस्ट आपके टिश्यू सैंपल से ये जानकारी आपको देते हैं कि क्या आपके बायोप्सी में कैंसर है भी या नहीं और वो किस तरह का कैंसर है, वो कितना घातक, कितना आक्रामक कैंसर है और क्या वो आपके अन्य ऑर्गन में स्प्रेड हुआ है या नहीं है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेटास्टेसिस कहते हैं. आपका ट्रीटमेंट आपके कैंसर की लड़ाई में आपके साथ बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स खड़े होते हैं. उसमें से पैथोलॉजिस्ट आपकी डायग्नोसिस को बताने में और आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो सबसे पहले हम आइए ये समझते हैं कि आपकी जब बायोप्सी होती है तो उसके साथ आपके टिश्यू का क्या होता है. तो सबसे पहले एक पल्मोनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट आपकी बायोप्सी लेता है, चाहे वो सीटी स्कैन के द्वारा ले, पेट सीटी के द्वारा ले या ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ले. इसमें आपके लंग्स में जो भी ट्यूमर है या जो भी इंटरेस्ट का एरिया है उससे एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है और उसके बाद सबसे पहले उसको एक खास प्रकार के लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है. उसको फॉर्मेलिन कहते हैं. तो जहाँ पे भी आपकी बायोप्सी होती है वहाँ एक डब्बे में आपका नाम और लेबल सही प्रकार से लिखकर फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है. फॉर्मेलिन का काम बेसिकली यहाँ पे टिश्यू प्रिजर्वेशन का है. अगर उसको इस लिक्विड में नहीं डाला जाएगा तो उसमें से जो भी टिश्यू होता है वो खराब हो सकता है. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप खाने को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज में रखते हैं, उसी तरह टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इन फॉर्मेलिन के डब्बे में डालकर लैब में पहुंचाते हैं. तो जब ये आपका टिश्यू बायोप्सी लैब में आता है तो सबसे पहले उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है और उसमें हम बेसिकली ये ध्यान देते हैं कि आपकी जो बायोप्सी हुई है उसमें मेनली कितने कोर्स लिए गए हैं और इसी समय हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी टिश्यू सही तरह से प्रोसेस हो पाए
और आगे का टेस्ट जैसे कि डॉक्टर मोइत्री ने बताया मॉलिक्यूलर टेस्ट हो जाए और वो आपका जो कैंसर सेल है वो सही से प्रिजर्व रहे, उसके लिए हम इसी समय पर टिश्यू को 2 भाग में बांट देते हैं ताकि जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी है जो पैथोलॉजिस्ट देखेगा वो एक टिश्यू ब्लॉक से देख ले और कैंसर का आगे का जांच होने के लिए, मॉलिक्यूलर जांच होने के लिए दूसरा टिश्यू ब्लॉक सही तरीके से प्रिजर्व रहे। ऐसा ना हो जाए कि पैथोलॉजिस्ट उस बीमारी की जानकारी को अच्छे से अध्ययन करने के चक्कर में टिश्यू लॉस हो जाए, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टिश्यू बहुत ही कीमती है और पेशेंट को इसके जरिए बहुत कम से कम उसको जितना प्रॉब्लम हो सकती है उसका सुनिश्चित करना हमें इस स्टेप पे बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे मल्टीपल कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं लैब में, जिसके बाद एक उस टिश्यू का पैराफिन ब्लॉक बनाया जाता है। बेसिकली उसको ऐसा सख्त बना दिया जाता है और वैक्स में एम्बेड किया जाता है ताकि उसके सेक्शंस कट सके। जब वो एम्बेड हो जाता है तो हम माइक्रोटोम एक खास तरह का उपकरण है जिसके जरिए हम थिन सेक्शंस काट लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पतले रिबन जैसे सेक्शंस कट के आते हैं और उसे हम स्लाइड्स पे लेते हैं। जब ये टिश्यू स्लाइड्स पे आ जाते हैं, जैसा हमने ग्रॉस में देखा था बायोप्सी के कोर्स थे, उसी प्रकार के सेक्शन स्लाइड्स पे आ जाते हैं। इसको फिर हम स्पेशल स्टेन या रंग से स्टेनिंग करते हैं। जो रूटीन माइक्रोस्कोपी में स्टेन यूज किया जाता है उसका नाम हेमाटोक्सिलिन और इओसिन, अक्सर आपके रिपोर्ट में HNE स्टेन करके लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद इन स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं बेसिकली कि वो किस प्रकार का कैंसर है या कैंसर है भी या नहीं है। तो जो भी उसके आगे की जानकारी है हमें इसी स्लाइड से पता चलेगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम अगर लंग टिश्यू है तो हम ये देखते हैं कि क्या उसमें नॉर्मल लंग टिश्यू है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट इस तरह कंसोलिडेशन लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी बायोप्सी लेता है और अक्सर टीबी निकल के आती है। तो हम ये भी या फिर निमोनिया जैसी बीमारी निकल के आती है, तो बायोप्सी पे हम ये भी देखते हैं कि क्या वो इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, क्या उसमें कोई बिनाइन ग्रोथ है, जैसा कि डॉक्टर मोइत्री बासु ने बताया कि बिनाइन ग्रोथ वो वैसे ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते आसपास के टिश्यू को, या वो कैंसर सेल्स हैं। तो ये बहुत ही आक्रामक, बहुत तेजी से बढ़ने वाले सेल होते हैं जो आसपास के टिश्यू को भी बहुत जल्दी खराब करते हैं और आपके पूरे बदन में फैल भी सकते हैं। और पैथोलॉजिस्ट जब ये टिश्यू देख रहे होते हैं तो उन्हें ये बेसिकली देखना होता है कि वो किस प्रकार के कैंसर सेल्स हैं, क्योंकि हर कैंसर सेल एक जैसा नहीं होता और बहुत WHO ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन लंग कैंसर के दिए हैं और मेनली आप अपने रिपोर्ट में 2 मेजर कैटेगरी या क्लासिफिकेशन या ग्रुप ऑफ कैंसर देखते होंगे। आपके पैथोलॉजिस्ट ने या तो लिखा होगा ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है या तो वो स्मॉल सेल लंग कैंसर है। ये 2 कैटेगरीज जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा आक्रामक होते हैं, कुछ ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, कुछ खास प्रकार के टारगेटेड थेरेपी पे उनका असर रहता है और कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी बदन में फैल सकते हैं। उन डायग्नोसिस के बाद ही डॉक्टर अलग तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच अलग अलग कैंसर के लिए बना पाता है। कभी कभी आपके पैथोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें जब ये रूटीन माइक्रोस्कोपी या HNE के अंदर ये नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार का कैंसर है, तो वो एडिशनल टेस्ट्स कराते हैं। तो अक्सर पैथोलॉजिस्ट आपको आपके रिपोर्ट में ये लिख कर दे सकते हैं कि इसको आगे के लिए कैटेगराइज करने के लिए हमें IHC लगानी होगी, ये देखने के लिए कि ये किस प्रकार का कैंसर है। तो आइए अब हम समझते हैं IHC क्या होता है। IHC जिसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, ये एक तरह से आपके कैंसर सेल का आइडेंटिटी कार्ड है, जैसा कि आधार कार्ड होता है। क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो दूर से हमें सारे कैंसर सेल्स एक जैसे दिखाई दे सकते हैं
और हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन से प्रकार का है जिसकी वजह से सटीक ट्रीटमेंट हो पाए। तो IHC लगाकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का कैंसर है, कौन से जगह से आया है। जैसे कभी कभी लंग में दूसरे जगह का भी ट्यूमर जाकर मेटास्टेसाइज कर सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए ये भी बताना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि क्या वो कैंसर लंग का ही है या नहीं है, या कहीं और से आया है। और साथ में हम ये भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को बताते हैं कि वो कैंसर अगर दवा दिया जाएगा तो कैसा रिस्पॉन्स देगा, और वो कैंसर कितना आक्रामक बिहेव करेगा। ये सब सारी चीज़ें IHC के द्वारा पता की जा सकती हैं। तो IHC में क्या हम लोग करते हैं, बेसिकली इसमें हम एक प्रकार का एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो खास प्रोटीन्स से, जो सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं उनसे जाके बाइंड करता है और एक अलग कलर देता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर बता पाते हैं कि वो खास कलर किसकी वजह से आ रहा है। यूजुअली ये टेस्ट, चूंकि एंटीबॉडीज महंगे आते हैं, इसी वजह से ये टेस्ट में आपको एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। और जब पैथोलॉजिस्ट ये टेस्ट लगाता है तो भी आपकी बायोप्सी आने में थोड़ा समय लग सकता है। जो नॉर्मल समय है एक बायोप्सी की रिपोर्ट आने का, जिसमें टिश्यू प्रोसेसिंग में लगभग 1 से 1.5 दिन लगता है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने उस पर IHC लगाई होगी तो उसमें लगभग 3 से 5 दिन लग सकते हैं। अब IHC हमें लंग कैंसर में उसको टाइप करने में हेल्प करता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें रूटीन स्टेनिंग और कुछ IHC के पैनल लगाकर ये हम पता कर पा रहे हैं कि वो कैंसर एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। आजकल हम IHC द्वारा ही PD-L1 नामक एंटीबॉडी लगाते हैं, जिससे हम टारगेटेड थेरेपी देने में पेशेंट की मदद करते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट्स के IHC सरोगेट्स भी अवेलेबल हैं, मतलब जो टेस्ट मॉलिक्यूलरली पता चल पाएगा उसके कुछ IHC एंटीबॉडी हैं जिनके पॉजिटिव आने से हम ये बता पाते हैं कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे उनमें क्या म्यूटेशन है, जिसमें ALK, ROS ये सब आते हैं। अब आपको जब पैथोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट देता है तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं और बेसिकली वो क्या क्या आपको समझाने के लिए है, उसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी। तो ये हमारा एक रिपोर्ट का प्रोटोटाइप है। यहाँ पर पेशेंट का स्पेसिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर हम ग्रॉस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे हमें कितने कोर्स मिले और वो उसका साइज क्या था और वो कौन सी जगह से बायोप्सी आई है। फिर हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर उसकी का अध्ययन किया है उसके बारे में बताते हैं, जैसे नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और फिर जब भी हमने उसमें IHC लगाई होती है तो उसका विवरण करते हैं और फिर फाइनल इम्प्रेशन देते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, चूंकि आजकल लंग कैंसर हमेशा प्रिसिशन मेडिसिन की तरफ जा रहा है, मतलब हम उसमें इस तरह का म्यूटेशन पहचान सकते हैं जिस पे हम टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सके। इसलिए एक पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में एक ये रिमार्क भी लिखा रहता है कि आपका टिश्यू क्या आगे के टेस्ट लगने के लिए एडिक्वेट है भी या नहीं है। चूंकि उन मॉलिक्यूलर टेस्ट का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो इसलिए ये पहले से पता होना ज़रूरी होता है कि ट्यूमर अगर एडिक्वेट है तभी वो आगे मॉलिक्यूलर टेस्ट में जाएगा। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अमाउंट ऑफ ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स जितने अमाउंट में हैं उससे वो कौन से प्रकार के आगे के टेस्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास थोड़े कम ट्यूमर सेल्स होंगे, से 200 या कुछ ट्यूमर सेल्स होंगे, तो हम उसमें PCR जैसे टेस्ट आगे के कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर का टेस्ट करने के लिए हमें कुछ परसेंटेज ऑफ ट्यूमर सेल्स या 1000 से ज़्यादा ट्यूमर सेल्स चाहिए होते हैं, जिसके आगे सही मॉलिक्यूलर रिपोर्ट आ पाती है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि एडिक्वेट डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है। एडिक्वेट डायग्नोसिस हमें सही ट्रीटमेंट का चयन करने में हेल्प करती है। हमें ये भी बताती है कि
क्या इस ट्यूमर को हम सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या सिर्फ इसमें कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है, क्या हम इसकी रेडिएशन प्लानिंग कर सकते हैं, रेडिएशन जो आज के मामूली टर्म में सिकाई कहते हैं उसको, या फिर उसका प्रोग्नोसिस क्या है। और हर एक टेस्ट जो है हमें यही पेशेंट के सबसे अच्छे और सटीक इलाज को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये आपके जहन में क्वेश्चन हो सकता है कि रिपोर्ट को इतने सारे दिन क्यों लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग और आईएचसी स्टेन लगाने में लगभग 3 से 5 दिन या कभी-कभी 7 दिन तक लग जाते हैं। और अगर हमारे पास बिग स्पेसिमेन, जैसे बहुत ही कम सिनेरियोज में लंग रिसेक्शन या आता है, तो उस केस में उसको थॉरली एग्जामिन करने में, उसमें उसके लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने में और उनकी प्रोसेस करने में लगभग 7 से 10 दिन या 12 दिन लग जाते हैं। एडिशनल टेस्ट की क्या ज़रूरत है? तो इसका सिंपल आंसर यही है कि बीमारी की सही पहचान और उसके सटीक इलाज के लिए एडिशनल टेस्ट या आईएचसी की ज़रूरत होती है। कभी-कभी आपके पैथोलॉजिस्ट रिपीट बायोप्सी के लिए भी नीचे एडवाइस करते हैं। ये उन सिनेरियोज में होता है जब आपकी बायोप्सी या कोर बायोप्सी, चूंकि कोर बायोप्सी एक बहुत ही पतले स्कोप से ली गई होती है, तो अक्सर वो सही जगह से नहीं ली गई होगी, या फिर ट्यूमर बहुत ज़्यादा उसमें नेक्रोसिस, जब ट्यूमर बहुत बढ़ जाता है तो उसमें कुछ ट्यूमर सेल्स जिनको खाना पीना समझिए नहीं मिल रहा होता है, तो वो मर जाते हैं। तो उन एरियाज में जाकर वो बायोप्सी नीडल जाती है। तो अगर वहाँ से ट्यूमर आता है तो सही पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इस वजह से आपके पैथोलॉजिस्ट आपके मेडिकल टीम को ये एडवाइस करते हैं कि दोबारा बायोप्सी ली जाए ताकि सही बीमारी का पता चल सके। और कभी-कभी स्पेशल स्टेन लगाकर हम बीमारी को अलग कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, या फिर अगर वो बीमारी इन्फेक्शन के वजह से होगी या किसी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीबी, तो हम स्पेशल स्टेन लगाकर उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ ऐसे एआई एल्गोरिदम्स भी आ गए हैं जो कि आपके बायोप्सी से ही मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन या म्यूटेशन पता कर सकते हैं, और ये बहुत सारे टेस्ट अभी वैलिडेट भी हो चुके हैं। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का काफ़ी यूज़ किया जाता है सही डायग्नोसिस के लिए। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पैथोलॉजी में आगे बढ़ चुका है काफ़ी, जो ऑलरेडी कवर किया चुका है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि पैथोलॉजी भी साथ साथ इवॉल्व कर रही है ताकि पेशेंट का सही और सटीक ट्रीटमेंट हो सके। एंड में बस यही डिस्क्लेमर है कि बाकी ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ली गई हैं। थैंक यू, और आई वुड लाइक टू थैंक माय टीम एंड द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर फातिमा। आपने बहुत ही सरल भाषा में जो है हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, और हर एक एक टेस्ट के पर हर एक बिंदु पर जो है आपने इतने सरल भाषा में समझाया है कि नॉन मेडिको भी बहुत ही अच्छे तरह से इसको क्योंकि मेडिकल टर्म्स में कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि हम आम इंसान जो है वो नहीं समझ पाते। लेकिन आज जिस तरह से आप दोनों डॉक्टर्स ने, जिस तरह से ही आप लोग ने ये समझाया है, वो बहुत ही हम लोग के लिए लाभप्रद भी। एक फातिमा, डॉक्टर फातिमा, में एक चीज बड़ा ही मतलब ये कॉमन मिथ है अभी हमारे, मतलब जितने भी नए पेशेंट्स हैं या पुराने भी, मतलब जो मतलब ये कि वो भी डरते थे कि बायोप्सी जो है करने से उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता था। उनके मन में एक ये होता था कि बायोप्सी करवाएंगे तो हो सकता है कि बीमारी और मेरा बहुत जल्दी से फैलेगा, अभी एक रखा हुआ उसको छेड़छाड़ करेगा। तो इस ये कहाँ तक मिथ, इसमें क्या
कैसे क्या सच्चाई है, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मतलब जो सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए, बायोप्सी आपके सही ट्रीटमेंट के मार्गदर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मिथ मुझे पता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बट इसमें अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे पहले कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें बायोप्सी या एफएनएसी ट्रैक से सीडलिंग्स हो जाती थी, और लोग उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वो एक बीमारी 1% में है और उसको 99% में जनरलाइज कर दिया जाता है, और डरते थे कि इससे बीमारी फैल रही है। बट अभी के करंट सिनारियो में इस पे भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ चुका है, बहुत सारे रिजल्ट रिसर्चेस हो चुके हैं कि वो बहुत ही मतलब 0.001% केसेस में वो सीडलिंग्स होती है, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। और जब लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने, जब आपका कैंसर चूंकि इतना आक्रामक और बहुत तेजी से फैल रहा होता है, तो अक्सर पेशेंट्स उस वक्त पे बायोप्सी कराते हैं जब वो ऑलरेडी फैलने वाले कंडीशन में होता है, और उन्हें ये लगता है कि बायोप्सी कराने से ही कैंसर फैल गया है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी भी है जो कि अगर बहुत जल्दी पता चल जाए तो हम इसे रोक सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी डिले ना करिए बायोप्सी कराने के लिए, और जितने जल्दी आपको पता चल रहा है कि कुछ सस्पिशियस टाइप का है आपके अंदर ग्रोथ, तो उसको जल्द से जल्द बायोप्सी करा दीजिए, ताकि उसका सही इलाज हो सके और सही टाइम पे चाहे उसकी सर्जरी हो सके या फिर आपको दवा दी जा सके। थैंक यू डॉक्टर फातिमा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री बसु जी आपका, कि आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब सुची, डॉक्टर अमित या डॉक्टर अखिल में से कोई जुड़े हैं क्या? नहीं सर, अभी तक तो किसी ने ज्वाइन नहीं करा है। रतन सर एक बार कॉल करेंगे क्या उन लोग को? जब तक हमारे डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि आज ओपीडी में या और सब जगह मतलब उनकी कुछ व्यवस्था होगी, इसलिए क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। वो मतलब हमको लगता है कि 4:45 तक तो दोनों डॉक्टर्स में से कोई ना कोई जुड़ ही जाते हैं। आज हो सकता है कि इंगेज डॉक्टर्स में होगा, लोग समय पे हम लोग के साथ जुड़ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए। जब तक डॉक्टर्स जुड़ते हैं तब तक हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी भी हैं। और या जो भी व्यक्ति अपने इसमें जो अपना कुछ इस जर्नी को साझा करना चाहे हम सबों के बीच में, तो वो आप साझा कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर मतलब अशोक जी हैं हमारे अभी हंस रहे थे, पता नहीं, हमको लगता है कि कहीं अशोक सर हैं क्या आप? और वैसे भी जिनको भी हाँ आ गए। और अशोक सर का जब तक म्यूट है सर। हाँ, हाँ, जब तक नमस्कार। जब तक क्योंकि इस मीटिंग के खिड़की पे हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा सबसे पहला किसी का आता है, तो वो अशोक जी का ही आता है। और इनको देखने के बाद खुद में एक मोटिवेशन आ जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच आज अभी अशोक जी हैं, तो हम सबों को अ, बताएं, जो नए पेशेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, उनको जो चुनौतियां मिल रही हैं इस रास्ते पे, उनको आपने किस तरह से हैंडल किया था, जिससे कि उनको थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो हम चाहेंगे कि अशोक जी कुछ बात करें हम लोगों से। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात कई बार कह चुका हूँ, फिर भी आप सुनना चाहते हैं दोबारा, तो मैं फिर से कहूंगा कि चुनौतियां इसमें बहुत है, ऐसा नहीं कहा सकता। पेशेंट से ज्यादा चुनौतियां उनके परिवार वालों को है, केयर गिवर को है। क्योंकि मैं खुद पेशेंट हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग क्या सामना कर रहे हैं, लेकिन देख के तो महसूस जरूर होता है कि वो लोग बहुत तनाव में रहते हैं,
और मेरी कोशिश होती है कि उनका तनाव कम हो जाए। क्योंकि अब देखिए, अभी ये बीमारी ऐसा है कि कुछ को ठीक होता है, कुछ को जन्म भर जो है, जब तक जिंदगी है तब तक ढोना पड़ता है। तो उसी एक में हम है कि हमको जिंदगी भर ढोना है, ये बीमारी हमको छोड़ेगा नहीं। तो फिर रोने से क्या फायदा, जिस दिन जान उस दिन तो जाएगा आदमी। तो खुशहाल रहिए, और लोगों को आपके चलते दूसरे को अगर थोड़ी खुशी मिल जाए तो वो कीजिए, मेरा यही कहना है। हमारे घर के लोग जिस तरह से तनाव में रहे थे, मैंने वो हर हर संभव कोशिश किया, और अभी देखते हैं कि उनका तनाव बहुत कम हो गया। अभी समझते हैं, लेकिन 10% अभी भी है तनाव। उनको भी लगता है कि ये गंभीर बीमारी है, और हमारे घर के मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो होता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप चिंता करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस समय मैं इसका दवा का दाम सुना था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि हम 1 साल का भी दवा ले पाएंगे। लेकिन देखिए, समस्या को अगर आप रास्ता में चलना शुरू कीजिए, मंजिल अपने आप आएगी। आप बैठे रहेंगे तो एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो मंजिल का डिस्टेंस वही रहेगा। इसलिए आप पहला सफर स्टार्ट कीजिए। इसमें हम कहेंगे हमारी मिसेस का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी ऐसा बोला कि ये पहला 3 महीने के लिए आपको करीब 5 लाख का दवा लगेगा, तो माथा पकड़ के सब लोग बैठ गया था। वो बोली नहीं, लीजिए, अभी तो है ना 5 लाख, आगे देखा जाएगा क्या होगा। और ये उसका ही योगदान था कि पहला दवा, इसके पहले लोग थोड़ा सस्ती दवा कुछ था उसको लिया था। तो कोई उनको सजेस्ट किए, संजीव जी ही सजेस्ट किए कि पापा को ये दवा क्यों दे रहे हो, इससे परेशानी हो जाएगी। तो मेरा बेटा बड़ा था, सोच में पड़ गया कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो मिसेस आगे बढ़ी और बोली कि नहीं, तुम लो, अभी 3 महीना का है ना, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, बहुत सारा उपाय है। तो इस तरह 3 महीने का दवा लेने के बाद आगे फिर जर्नी चालू है। देखिए, अभी 2 साल हो गया, अभी भी जर्नी चालू है। अभी फिर लगता है कि मेरे पास 3 महीने का पैसा है, 4 महीने का है, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन ये आ जाता है, चाहे जैसे भी आ जाए। कभी आपका पड़ोसी दे देगा, कभी आपके रिश्तेदार दे देंगे, कभी आपके पास कुछ एसेट है वो निकाल दीजिएगा। इससे चलते रहता है, और वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने इलाज से। और लग रहा है जैसा कि लोगों को पहले लगा था कि 1 साल हम नहीं टिक पाएंगे, अभी 2 साल टिक गया, तब तो ओवर हो गया। अब क्या सोचना है, अब हम बिंदास जी रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। और ऐसा ही कहते हैं बाकी लोगों को भी कि जो अगर इस समझ पेशेंट अगर हैं हमारे में, तो सुनिए और समझिए और चिंतित नहीं रहिए। कोई भी आदमी यहाँ अमर का पानी पीकर नहीं आया है, सभी को जाना है। तो आप अपने चलते बाकी लोग को परेशानी में न डालें, मेरी यही मैंने आपसे गुजारिश है। आपको तो जो हो गया सो हो गया, उसको कोई दूसरा हार नहीं सकता है। अगर ये समस्या है कि जिंदगी भर रहेगा तो रहेगा, तो रहने दीजिए अशोक जी, आप। इस बीच में ठीक हम है। रुकना चाहेंगे। डॉक्टर हाँ, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, नमस्कार सभी को। वेलकम अमित सर, आपके इस मीटिंग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आज खुशी की बात है कि आज कोई सवाल नहीं है सर। That's great. चलो। ये खुशी की बात है, कोई सवाल नहीं रहे तो वो मतलब एक खुशी होती है कि हाँ भाई, आज सभी चंगे हैं, सभी ठीक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, no issues. I think so. Cheshire joined late. This one, pathology and NGS has discussed. Dr. Moitri दिख रही है। Yeah. Hi, sir. Thank you Hi. so much, sir, for the invitation. नहीं, जरूरी है। दीवार ने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करे वो भी हम लोग सीख गए। That's the most important, क्योंकि पेशेंट को एक्सप्लेन करना ही होता है कि व्हाट इज NGS, व्हाट इज बायोप्सी एंड एवरीथिंग, हाँ और क्या हाँ, इम्पोर्टेंस है। और ये सबसे अच्छा रहता है जब एक्सपर्ट उस फील्ड के डील कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क कि Vicky and you come forward for this. Thank you for the Thank you so much. Thank you, sir. It's the first time we made this thing so simple way. That is again a learning for us. Yeah, definitely. So good. हेलो, am I audible? डॉक्टर फातिमा भी हेलो। है। Yeah. हेलो।
ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो वी कैन क्लोज। प्रभात जी। हाँ, हेलो। आज तो बस आज कोई है नहीं सर सवाल। आवाज नहीं चलिए, आ रहा। थैंक यू। हेलो। रिकॉर्डिंग सनशेयर। एक प्रशांत जी प्रशांत जी अगर होंगे तो एक चेक बॉक्स में एक डॉक्टर अखिल के लिए है कि वो उनसे अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, तो आप चला उनको देख लेंगे। बनारस में प्रज्ञा करके है कोई, हेलो। तो वो और दूसरे पूछ रहे थे कि उनको अभी की मीटिंग वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आपको व्हाट्सएप पे मांग रहे थे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का मीटिंग अगर किन्हीं कारणवश से आप लोग नहीं देख पाए हैं, तो हमारे जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है हमारा ये मीटिंग का जो है वो आपको प्रसारण मिल जाएगा। खास करके यूट्यूब पर हमारा जितने भी आज का तो मीटिंग का होता ही है, होगा ही, और पिछले पीछे का भी जो जिसका छूट गया होगा या पीछे का कोई टॉपिक होगा वो नहीं देख पाए होंगे अच्छे से, तो वो भी यूट्यूब पे जाके हमारे जो है आज का मीटिंग भी देख सकते हैं। जिनका भी छूट गया है, किसी कारण से लेट से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़ पाए हो, किन्हीं का नेटवर्क खराब होने के कारण वो नहीं सुन पाते हैं ढंग से, तो यूट्यूब पे हमारे जाके वो कर सकते हैं। उनसे जो है उनको दोबारा हम लोग सुन सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जिनका छूट गया हो वो जरूर यूट्यूब पर जाए। और सभी से अनुरोध है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, सभी पे हम लोग लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन मौजूद है। वहाँ पे जाएं आप, उन सबको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि दूसरों को भी मदद मिल सके। हमारा एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे चीज आपको वहां पे मिलेंगे। हम लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो सभी की सभी जानकारी आपको उस वेबसाइट पे आपको जाके मिलेगा। आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरे मैं ये कह रहा था कि एक हमारा लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम बड़ी प्रोग्राम कहते हैं। हमारे आपके जैसे जो पुराने साथी हैं यहाँ पे जुड़े हुए, उनकी जरूरत जो है, अभी जो नए साथी जो हम लोग से जुड़ रहे हैं या मतलब जुड़ेंगे, उनको है। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक हमारे जो पुराने साथी हैं वो वेबसाइट पे ही जाके हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो लिंक, बड़ी प्रोग्राम का लिंक जो है वहाँ मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू से आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा लें। और टाइम टू टाइम अगर किन्हीं को भी अगर नए हमारे साथी जो आ रहे हैं तो उनको अगर आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों की, तो वो लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो बड़ी प्रोग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारी जरूरत जो है आने वाले जो नए पेशेंट्स हैं या केयर गिवर है, उनको हम लोग मदद कर सकें। बस आज का अंबर जी मीटिंग आज हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा ही हो गया है। तो सभी से विदा लेते हुए, इसी तरह आप लोग हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, स्वस्थ रहे। सबको फिर से एक बार नमस्कार, सबा खैर, सत श्री अकाल।